कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने सीखा है इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है, प्लस चार्ज इसमें दिया गया है, और दूसरा सेमी इनफाइनाइट है जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो माइनस लैम्डा की है। ठीक है, तो ये प्लस लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है, और ये इनफाइनाइट। यहां पर फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो हमने जब सेमी इनफाइनाइट पढ़ा था तो हमें यह पता था कि सेमी इनफाइनाइट पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों जगहों पर एक ही फील्ड बनाता है जिसकी वैल्यू के लैम्डा बाई आर के बराबर है। इसमें अगर एक लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला वायर है, एक माइनस लैम्डा का है, दोनों जहां पर मिलते हैं, दोनों है तो इनफाइनाइट, एक्चुअली सेमी इनफाइनाइट कहा जा सकता है। ये इधर इन्फिनिटी चला जाता है, ये इधर इन्फिनिटी चला जाता है, यहाँ फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, जैसे अगर हम सिर्फ अभी प्लस वाले को देखें तो इसकी वजह से फील्ड के दो डायरेक्शंस होते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो जो पैरेलल डायरेक्शन की फील्ड आती है इसकी वजह से वो कितनी होती थी, के लैम्डा बाई आर, और इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फील्ड आती थी वो भी होती थी के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये हो गया इस वाले लैम्डा की वजह से। जो माइनस लैम्डा है वो भी सेम, सब कुछ सेम है, बस अंतर ये है कि ये नेगेटिव है। जिस तरीके से पॉजिटिव वाला फील्ड अपने से दूर इस तरफ और अपने से दूर इस तरफ बना रहा है, वैसे नेगेटिव वाला फील्ड अपनी तरफ बनाता है। कहने का मतलब, अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका भी एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इसी की तरफ होगा। ठीक है, जैसे प्लस वाले के लिए परपेंडिकुलर दूर था, माइनस वाले के लिए परपेंडिकुलर उसी की तरफ होगा जिसकी वैल्यू के लैम्डा बाई आर है, और प्लस वाले के लिए परपेंडिकुलर, सॉरी, जो पैरेलल था वो दूर था, माइनस वाले के लिए पैरेलल इसी तरफ आएगा। पैरेलल ये है तो पैरेलल में दूर नहीं बल्कि माइनस वाला पैरेलल इसी तरफ बना रहा होगा, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, के लैम्डा बाई आर। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, और नेट फील्ड जो बचेगी वो पैरेलल डायरेक्शन की बचेगी जिसकी वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर कही जा सकती है। ठीक है, तो अगर दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स होंगे तो इस तरीके से हम जोड़कर नेट फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो इनफाइनाइट वायर्स हैं। ठीक है, दोनों के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के ही बराबर है, हमें बीचों बीच फील्ड निकालनी है इसके। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, इनफाइनाइट वायर की फील्ड का फॉर्मूला होता था 2 के लैम्डा बाई आर। तो क्योंकि ये दूरी मान लेते हैं आर है और ये दूरी भी आर है, क्या ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे? क्योंकि पॉजिटिव वाला फील्ड हमेशा अपने से दूर बनाता है, तो ये वाला पॉजिटिव फील्ड अपने से दूर बनाएगा, ये वाला पॉजिटिव भी फील्ड अपने से दूर बनाएगा। दोनों ही फील्ड सेम वैल्यूज की होंगी, दोनों की फील्ड की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नेट फील्ड कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों के पास आइडेंटिकल लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो सेंटर पर फील्ड 0 हो जाएगी। इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन करते और ये कह देते कि ये जो है वो माइनस लैम्डा है, तो माइनस वाले से होने से क्या होता कि ये जो प्लस वाला है इसकी जो फील्ड होती, इसकी फील्ड अभी भी इसी से दूर जा रही होती, ये प्लस वाले की फील्ड अभी भी इससे दूर जा रही होती, और माइनस वाला क्या करता कि फील्ड बनाता तो सही लेकिन फील्ड वो अपनी ही तरफ बनाता, तो इसकी फील्ड जो होती, ये दोनों की ही फील्ड एक तरफ आ जाती। आप देख सकते हैं ब्लू वाला मतलब ऊपर वाला जो इनफाइनाइट वायर है इसकी फील्ड भी नीचे आ जाती, और जो नीचे वाला इनफाइनाइट वायर है इसकी फील्ड भी नीचे आ जाती, और दोनों ही डिस्टेंस r और r के बराबर है, तो जितनी फील्ड इसकी वजह से यहाँ आती उतनी फील्ड इसकी वजह से यहाँ आती, दोनों फील्ड जुड़ जाती, और जुड़ने के बाद कितना हो जाता, 4 के लैम्डा बाई आर, क्योंकि अकेला 2 के लैम्डा बाई आर है तो दोनों मिलके 4 के लैम्डा बाई आर हो जाते। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इस तरीके से एक वायर है इनफाइनाइट साइज का, और ये भी एक सेमी सर्कुलर रिंग चली गई इस तरीके से, और फिर ये भी एक वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग इस तरीके से रखा हुआ।
इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है, इसके पास भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की ही है, और इसके पास भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की ही है। ठीक है, हमें यहाँ पर कहीं फील्ड निकालनी है जहाँ पे दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर खत्म हो रहे हैं और जो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सबकी वैसे फील्ड निकालनी। तो अगर हम तीनों को अलग अलग कंसीडर करें, ये प्लस और ये प्लस, तो आप पहले इन दोनों प्लस और प्लस को देखें, फिर हम उसमें आते हैं। ये वाला प्लस के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक परपेंडिकुलर आएगा और एक पैरेलल आएगा। क्या इसका परपेंडिकुलर इधर और पैरेलल इधर? उसी तरीके से ये वाला जो वायर है इसका परपेंडिकुलर ऊपर और इसका पैरेलल भी नीचे। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव परपेंडिकुलर दूर, पैरेलल दूर, वैसे ये वाला भी सेमी इनफाइनाइट परपेंडिकुलर दूर और पैरेलल दूर। क्या इसका परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा और इसका पैरेलल और इसका पैरेलल दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेमी इनफाइनाइट मिलकर कितनी बना देंगे फील्ड? 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन की फील्ड अकेले वाले की k लैम्डा बाई आर होती है, दोनों मिलकर 2k लैम्डा बाई आर। अब बचता है ये सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर होता था, और क्योंकि ये पॉजिटिव रिंग है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी फील्ड इससे दूर जा रही होती और इसकी वैल्यू भी वही आती 2k लैम्डा बाई आर। आप देख सकते हैं इन दोनों ने मिलकर 2k लैम्डा बाई आर इधर बनाया, इसने अकेले 2k लैम्डा बाई आर इधर बनाया, दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगी और नेट फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो हमने इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट वायर पढ़े उनके ऊपर थे। इस तरीके से हम उनको सॉल्व करके फाइनली निकाल सकते हैं कि क्या होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब अगले पार्ट में हम जो आते हैं तो ये सीख लेते हैं कि भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इन्हीं को कहा जाता है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हर जगह पर कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। तो अगर हम एक ऐसी लाइन बनाए या कर्व बनाए जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर पाए कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो उनको हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये इमेजिनरी लाइंस है, बस समझने के लिए कि फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है तो हम इसका यूज करते हैं। अब बनाते कैसे हैं? मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q का रखा है और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो इस चार्ज को हमने फिक्स किया हुआ है, और अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 का लेके आते हैं। ठीक है, और अगर हम Q0 का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके लाके यहाँ रख दे तो क्या ये चार्ज जो है ये इसको रिपल्शन देगा? हमें ये पता है कि ये वाला चार्ज जिस तरफ इसको रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आप यहां रख देते तब भी इसको रिपेल करता, फील्ड इधर होती, यहां रख देते रिपेल करता, फील्ड इधर होती। तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड के डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरफ है। इन तीनों लाइन से हम ये समझ गए कि इसकी फील्ड जो है ये कहीं इस तरफ जा रही है, तो हम इन तीनों को अलग अलग बनाने की जगह हम एक सिंगल लाइन बना देंगे और इसमें एरो बना देंगे। कहने का मतलब ये होगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही होगी। किस तरफ जा रही है? जिस तरफ इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में एक लाइन बना देंगे जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। उसी तरीके से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इस तरीके से बनाई जा सकती है? यहां पर बनाना होगा तो इधर भी ऐसे बना सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट में चली जाएंगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं यहां पे निकल जाएंगी। तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जो कि इस तरीके से इससे बाहर की तरफ जा रही होगी। कहीं पर भी फील्ड लाइन निकालनी है वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, और ये फील्ड जो निकली है ये इंफिनिटी तक चली जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर ये प्लस Q के चार्ज की जगह
माइनस क्यू का चार्ज होता तो क्या फर्क पड़ता? तो फर्क यही पड़ता कि अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखते क्यू नॉट का, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगता और टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर लगता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। वही टेस्ट चार्ज हम यहाँ रख देते तो फोर्स इधर लगता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। अब इन सबको एक लाइन से अगर हम जोड़ देते, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है, तो हमने एक लाइन बना दी और हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ट्रैवल कर रही है। उसी तरीके से यहाँ से जो फील्ड आएगी वो भी इसकी तरफ ट्रैवल करेगी, नीचे से जो फील्ड आएगी वो भी इसकी तरफ, हर तरफ से जो भी फील्ड आ रही हैं वो उसकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और इन सारी लाइंस को बनाकर कहा जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, जो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी जगह पर किस तरफ है। ऐसी कोई लाइन हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक समझने के लिए लाइंस बना रहे हैं जिससे ये पता चल पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी जगह पर किस तरफ होगा। ठीक है, तो जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए हमने बनाया, उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों, एक चार्ज हमने इधर रख दिया पॉजिटिव, एक चार्ज इधर रख दिया पॉजिटिव, और इन दोनों की फील्ड निकालना चाहते हैं कि कंबाइंड फील्ड किधर है। तरीका वही होगा कि अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर रख दें तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये दोनों मिलकर फोर्स लगाएंगे। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ कहीं लगाएगा, ठीक है, और इस चार्ज पर ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों रिपेल कर रहे होंगे और फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस वाले चार्ज ने रिपल्शन इस तरफ दिया और इस वाले चार्ज ने रिपल्शन इस तरफ दिया। दोनों की वजह से क्या नेट फोर्स का डायरेक्शन कहीं ना कहीं आएगा? नेट फोर्स का डायरेक्शन मान लेते हैं कि एक चार्ज ने इधर रिपेल किया, एक चार्ज ने इधर रिपेल किया, नेट फोर्स का डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि कहीं इस तरफ आ रहा होगा, जो ज्यादा चार्ज है उसके नजदीक कहीं इस तरफ आ रहा होगा। ये नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसी तरीके से हम स्पेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और उसके बाद जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट बता रहा है कि इस पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ है। तो ये जो कर्व बन रहा है, ऐसे कई सारे कर्व बन जाते हैं यहाँ पर, और किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये उसी कर्व के टेंजेंट की तरफ हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पे अगर फील्ड चाहिए तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल अगर आप बना दें तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते तो जरूर हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइंस ही बने, इस तरीके से कर्व भी बन सकते हैं, और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एक रफ ग्राफ हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, और भी लाइंस हो सकती हैं, इधर जा रही होंगी, कुछ इधर आ रही होंगी। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया, आपको रिजल्ट याद रखना है कि क्या बनता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती? तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आती है। आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले दो ग्राफ बनाए तो उसमें ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है। तो जो भी लाइंस यहाँ से निकली हैं वो घूम फिर के नेगेटिव चार्ज की ही तरफ आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ से निकली है नेगेटिव चार्ज की तरफ आई, इधर से जो गई है वो इन्फिनिटी चली गई हैं और उधर से इन्फिनिटी से माइनस क्यू की तरफ आ गई होंगी, लेकिन सारी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं, सारी फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रही है।
इन दोनों डायग्राम में क्या सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है? तो अगर दोनों चार्जेस में अपोजिट नेचर के हैं तो कर्वेचर में डिसिमिलैरिटी है। इधर की फील्ड आप देख सकते हैं, ये फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ जाना चाहती है और वही फील्ड यहां से निकल कर इस पॉजिटिव से दूर जाना चाहती है। इसका कर्वेचर नेगेटिव की तरफ है, इसका कर्वेचर नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव चार्ज से दूर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फील्ड पॉजिटिव से तो निकल गई और फील्ड नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उस जगह पे जो फील्ड लाइंस होंगी उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में ये आता है कि पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसे कुछ होता नहीं है कि रियल में एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये इमेजिनरी लाइंस होती। ठीक है, which represents the direction of electric field at any point। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं EFL लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्जेस से, या फ्रॉम इंफिनिटी। आप ये भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफिनिटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, कैसे? जब नेगेटिव चार्ज रखा होता है तो फील्ड लाइन उसकी तरफ आती हैं, तो अगर फील्ड लाइन उसकी तरफ आ रही हैं तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर उसकी तरफ आ रही होंगी। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इन्फिनिटी। और खत्म कहां होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज पर जाके खत्म होती हैं और एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाके भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि जो फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकली है वो इंफिनिटी तक चली जाती है, तो इंफिनिटी पे जाके खत्म होती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना रहे हैं, जैसे आपने Q के लिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन फॉर चार्ज इज proportional to the magnitude of charge। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे मान लो हमारे पास एक Q का चार्ज है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो Q का चार्ज है, तो हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ लाइंस बनाओ। अब कितनी बनाओ? बनाने के लिए तो आप इनफाइनाइट बना सकते हो, लेकिन हम लोग इनफाइनाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने 4 लाइन बनाई इसकी। तो अगर हम Q के लिए 4 लाइन बनाएंगे, तो अगर हमारे पास 2Q का चार्ज आ जाएगा, तो हमें इसके लिए डबल, इसकी दुगनी लाइंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जितना चार्ज होता है नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स आर फॉर एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर Q के लिए 4 बनाई है तो 2Q की 8 बनाओगे। अगर Q के लिए तुम 8 बनाते तो 2Q के लिए 16 बनाते। ठीक है, अगर -Q का चार्ज होता तो क्योंकि ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो Q के लिए अगर 4 बनाई है तो -Q के लिए भी 4 बनेंगी। 2Q के लिए 8 है तो -2Q के लिए भी 8 है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है,
अब अगर हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। यहां पर हमने चार्ज रखा है मान लो 5Q का, और यहां पे कुछ है हमें नहीं पता, यहां पे क्या है हमें नहीं पता। हमने कुछ फील्ड लाइंस बनाई, मान लो यही डायग्राम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैंने एक डायग्राम बना दिया, और फिर मैंने तुमसे ये कहा कि यहां पे फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आप ये समझें पहले कि अगर यहां पर 5Q का चार्ज है तो जितना चार्ज होता है लाइन नंबर लाइन उसके प्रोपोर्शनल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज में अंदर आती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फील्ड अंदर आ रही हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए। कितनी वैल्यू का होना चाहिए वो निकालने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहां से कितनी लाइंस बाहर निकली हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर 5 लाइंस बाहर निकली हैं तो 5 लाइन बाहर निकलने के लिए 5Q के चार्ज की जरूरत पड़ी। तो 5 लाइन से 5Q का चार्ज अगर प्रोपोर्शनल है तो एक लाइन में कितना चार्ज प्रोपोर्शनल होगा, एक लाइन के लिए Q का चार्ज प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इसके पास कितनी लाइन पहुंची, इसके पास पहुंची है 3 लाइंस। तो अगर 3 लाइन पहुंची है तो 3 लाइन के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 3Q का, ठीक है। 3 लाइन के लिए 3Q का चार्ज चाहिए होगा। लेकिन ये पता है कि माइनस से कोई लाइन टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर -3Q का चार्ज रखा है, ठीक है। इस तरीके से 5 लाइन से 5Q से 5 लाइन थी तो एक लाइन के लिए कितना चार्ज है, कितनी लाइन इसके पास पहुंची, 3 लाइन पहुंची, तो इसका मतलब 3Q का चार्ज होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, नेवर इंटरसेक्ट, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। क्यों नहीं ऐसा इंटरसेक्ट होना पॉसिबल नहीं है? रीजन ये है कि अगर मान लो ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी फील्ड लाइन है, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गई तो ये वाली फील्ड लाइन बताती है ब्लैक वाली कि फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रेड वाली फील्ड लाइन है वो ये बताती है कि फील्ड का डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। एक जगह पर फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, वो सबको मिला के नेट आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन 2-2 हो जाएं या 3-3 हो जाएं, इसलिए फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। ओके, चलो उसके अगले पॉइंट में आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड strength is directly proportional to the density of field lines। मतलब ये है कि जैसे हमने ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, किसी डिस्ट्रीब्यूशन से मान लो निकली होगी, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनाई हैं तो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सब एक दूसरे से दूर हैं क्योंकि इंटरसेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर है तो यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर अगर आप एक सर्कल बनाते और यहाँ पे एक सर्कल बनाते तो आप कह सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर तो ज्यादा फील्ड जा रही हैं। तो अगर इस पॉइंट को 1 कह दूं और इस पॉइंट को 2 कह दूं तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उससे जा रही है, दोनों आइडेंटिकल सर्कल हैं लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर से ज्यादा है, इसके अंदर से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या वैल्यू है ये 1 पे ज्यादा होगी और 2 पे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक
field lines are continuous in nature। मतलब क्या है इस पॉइंट का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है, मतलब एक बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में डिसकंटिन्यूटी आ जाए। ये डिसकंटिन्यूटी होना पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ये लाइन अगर निकली है तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये लाइन अगर निकली तो यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज आ गया तो माइनस क्यू पे खत्म हो गई, ये हो सकता है। लेकिन अगर एक बार फील्ड निकली है तो वो फील्ड जरूर जाएगी और तब तक जाती जाएगी जब तक वो कहां पहुंच जाए, या तो इन्फिनिटी में पहुंच जाके खत्म हो जाए या वो नेगेटिव चार्ज में खत्म हो जाए, लेकिन बीच में कहीं पर भी उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर होता है, हीट हमेशा के हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो अगर मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग चीज है, स्ट्रेंथ एक अलग चीज है और पोटेंशियल एक अलग चीज है। तो यहां पर 0.1 है और यहां पे 0.2 है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 0.1 का पोटेंशियल 0.2 के पोटेंशियल से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात होती तो स्ट्रेंथ के बारे में भी कह सकते हो कि 1 की फील्ड 2 की फील्ड से ज्यादा है, क्योंकि 1 पे लाइन नजदीक है, 2 पे लाइन दूर चली गई। ठीक है, वही अगर ऐसा कुछ डायग्राम बन जाता, ये 0.1 है यहां पर और ये 0.2 है यहां पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है वो देखने के लिए हमें देखना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी। क्या 2 पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास में है, 1 पे लाइंस दूर दूर हैं, तो 1 की फील्ड 2 की फील्ड से कम होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो V1 का पोटेंशियल V2 के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो वहां पर V1 का पोटेंशियल V2 के पोटेंशियल से ज्यादा है, यहां पर भी 1 का पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से ज्यादा है, क्योंकि फील्ड हाई से लो की तरफ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर 1 में ज्यादा है, 2 पे कम है, यहां पे 1 पे कम है और 2 पे ज्यादा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बन गई होती तो क्या कहा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो क्या जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी यहां पर है, तो ये 0.1 है और ये 0.2 है, क्या कह सकते हैं E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द लाइंस इक्वल है। पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे, बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 की तरफ आई है, तो 1 का पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमको पता होनी चाहिए। पॉइंट इसमें, लास्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकली है तो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती है, या पॉजिटिव से निकल के इन्फिनिटी पे जाती है, या इन्फिनिटी से निकल के नेगेटिव पे आती है, बट ऐसा नहीं होगा कि क्लोज लूप बना पाए। हम लोग हालांकि आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकती है, लेकिन वो अलग तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है उसमें आप ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, और आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनाना है आर के साथ। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल आ जाएगा, फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है उसको सीखेंगे, फिर कंडक्टर के संग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करती है, कंडक्टर कैसे बिहेव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में,
या कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो कैसे होता है, फिर स्फेयर आ जाता है, कंडक्टिंग स्फेयर, फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्लक्स आ जाएगा, गॉस लॉ आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है।